नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अफेयरपीडिया पर। आज का तारीख है 25 जून 2024 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपना माइंड को चेंज कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पूरा लाइफ को ही चेंज कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ माइंडसेट बना लीजिए कि हमें सक्सेस होना है और आगे बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 2024 कब मनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे 2024 जो है ये 23 जून को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 23 जून। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेगा। यह दिन सामुदायिक विकास और कल्याण को बढ़ावा देने में सार्वजनिक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका का एक मार्मिक अनुस्मरक है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को औपचारिक रूप से 23 जून को लोक सेवा दिवस घोषित किया था। ठीक है, तो 2002 को ये घोषित किया गया था 20 दिसंबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने यानी कि इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार की स्थापना की, जो लोक सेवा दिवस पर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा की भूमिका, प्रतिष्ठा, दृष्टता को बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश की सरकार ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ना हिजाब पर और कोई भी अन्य जो कपड़ा है जो इस्लाम से रिलेटेड है उसको बैन कर दिया है ना। तो ये जो किया है, ये कौन किया है? ये ताजिकिस्तान किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ताजिकिस्तान। ठीक है, ताजिकिस्तान का जो राजधानी है वो दुशांबे है। ठीक है, और सोमानी यहाँ का ये है करेंसी है। ठीक है, ताजिकिस्तान सरकार ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। ताजिकिस्तान संसद के ऊपरी सदन, इसका मजलिस नाम है। ठीक है ना, ऊपरी सदन का मतलब अपर हाउस का नाम क्या है? मजलिस मिली ने हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामी कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, विधेयक को निचले सदन मजलिसी नयोंग दागोन द्वारा भी पारित किया गया है, यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस दोनों के द्वारा पारित कर दिया गया है। ठीक है, ताजिकिस्तान ने वर्षों तक अनौपचारिक रूप से प्रतिबंधित रहने के बाद इस्लामिक हिजाब पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। ताजिकिस्तान सरकार ने 2007 में हिजाब हटाना शुरू किया था, जब शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी पोशाक और पश्चिमी शैली की मिनी स्कर्ट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ताजिकिस्तान सरकार ने हाल के वर्षों में एक अभियान के माध्यम से पारंपरिक ताजिकिस कपड़ों को भी बढ़ावा दिया है, यानी कि वहाँ का जो लोकल कपड़ा है उसके ऊपर बढ़ावा दिया है। ठीक है, मुस्लिम का जो भी कपड़ा है उसको बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए महानिदेशक जो है वे बने हैं प्रदीप सिंह खलोरा। ये खरोला जो है ये सुबोध कुमार सिंह के जगह पे आए हैं। पहले सुबोध कुमार सिंह नए डीजी थे, लेकिन इनको अभी हटा दिया गया है क्योंकि इरेगुलरिटीज परीक्षा में देखा गया है ना। तो नए डीजी कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। प्रदीप सिंह खरोला जो है ये 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रदीप सिंह खलोरा को डीजी एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के पद का अतिरिक्त पदभार सौंपने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। खलोरा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। तो इनको बहुत सारा मतलब बढ़िया बढ़िया प्रमुख पदभार दिया गया है।
अब यहाँ पे राष्ट्रीय एजेंसी के बारे में बात कर ले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और प्रदीप कुमार जोशी इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, यह शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वायत्त एजेंसी है। इसकी स्थापना उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए की गई थी। यानी कि जस्ट फॉर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए, इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि अभी एक विधेयक भी कानून बन गया है जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी एग्जाम में गड़बड़ी करते हुए नजर आएगा तो उसको 10 साल का जेल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक हाई लेवल कमिटी का फॉर्मेशन किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी और स्मूथ कंडक्ट हो सके एग्जाम। ठीक है, तो इसका जो जो ये है, क्या बोलते हैं, चेयर अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर के राधाकृष्णन। ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए, इसरो के इसरो के प्रमुख इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन विशेषज्ञ की पूर्व उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख होंगे और इसमें ये समिति के 6 अन्य सदस्य भी हैं। ये 6 सदस्य कौन कौन है? एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया हैं। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति बीजे राव है। ठीक है, उसके बाद आईआईटी मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में एमेरिट्स प्रोफेसर के राममूर्ति हैं। ठीक है, पीपल स्ट्रॉन्ग्स के सह संस्थापक और कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल भी हैं। आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के दिन आदित्य मित्तल भी यहाँ पे शामिल है और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल भी इसमें शामिल है। तो 6 अन्य लोग भी इस कमेटी के अंदर में शामिल है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये सब क्यों हो रहा है? ताकि बढ़िया से एग्जाम हो सके, बच्चों का भविष्य के साथ ना खेला जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग सफलतापूर्वक कहाँ से आयोजित किया गया? तो ये किया गया है वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक से। ठीक है, तो चित्रदुर्ग जो कर्नाटक से इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया गया है। इसका नाम क्या है? पुष्पक नाम है, ये याद रखेगा। इसका तीसरा लैंडिंग था। ठीक है, हाल ही में इसरो द्वारा तीसरा और अंतिम पुष्पक पुनः प्रयोजक यानी कि रीयूजेबल जो यान है, इसको सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर लिया गया है। 23 जून को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि इसके पुनः प्रयोजक प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरी और अंतिम लैंडिंग सफल रहा। ठीक है, लैंडिंग प्रयोग जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्टिंग से किया गया है। ठीक है, और इसका RLV लेक्स 03 ये ने अधिक गंभीर हवा की स्थिति स्वचालित लैंडिंग क्षमता का पुनः प्रदर्शित किया है। यानी कि ये रीयूजेबल है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पुष्पक है, ये अच्छा से आके मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अच्छा से लैंड भी हो जा रहा है। ठीक है, पुष्पक ने रनवे पर 320 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरी, जबकि एक सामान्य लड़ाकू विमान की गति 280 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, क्योंकि इसमें लिफ्ट टू ड्रैग अनुपात कम था। पुष्पक में मल्टी सेंसर फ्यूजन का उपयोग किया गया है, जिसमें इनर्शियल सेंसर, रडार, अल्टीमीटर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम, ये सब सारे चीज इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो पुष्पक आपको याद रखना है, ये जो है रीयूजेबल है, फिर से ये आके ऑटोमेटिकली ये लैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल का बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी 53वीं बैठक हुई है जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, अभी सभी स्टील, लोहा और एल्युमिनियम दूध के डिब्बे पर 12% के एक समान जीएसटी की दर सिफारिश की गई है।
ये 53वीं नंबर का बैठक था, इसे याद कर लीजिएगा, और 22 जून 2024 को नई दिल्ली में इसकी आयोजित की गई थी। वित्त मंत्री सीतारमन, जो निर्मला सीतारमन है, ये भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ऐसा इन्होंने अलाउ किया है। ठीक है। इन सेवाओं में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी चालित कार सेवाओं शामिल है। ठीक है। परिषद ने सभी कार्टन बक्सों और नालीदार तथा गैर नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों मामलों पर 12% जीएसटी के समान दर की सिफारिश की है। ठीक है, तो ये याद रखेगा। यह एक ऐसा कदम है जिससे हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के सेब उत्पादकों को फायदा होगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो सेब उत्पादन होता है उससे बहुत काफी कुछ फायदा होगा। ठीक है, चलिए, तो 53 नंबर का ये मीटिंग था, इसमें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर तारों के सबसे दूर विस्फोट का अध्ययन करने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चीन और फ्रांस ने तारों के सबसे दूर विस्फोट का अध्ययन करने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है। चीन और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह 22 जून को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस उपग्रह के तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट इस उन्नत खगोलीय उपग्रह को ले गया। इसे सिचुआन प्रांत के चिंगचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगर चाइना की बात करें तो बीजिंग इसकी राजधानी है और शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये याद रखेगा। चाइना फ्रांस समुद्र विज्ञान उपग्रह CFO सैट 2018 में लॉन्च किया गया था। 2011 में अमेरिका ने नासा और चीन स्थित संस्थाओं के बीच किसी भी प्रत्यक्ष सहयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में भारत की सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के कितने अधिकारियों ने 16 से 23 जून 2024 तक फ्रांस के सेंट ट्रोपोज में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीते हैं? तो ये जो है 4 ऑफिसर्स मिलके वहां पे फ्रांस में जो हो रहे 43वें चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में रिकॉर्ड 32 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, उन्होंने यह 43वें मतलब इसमें जीता है। यह 16 से 23 जून तक यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, बाकी सब लेफ्टिनेंट कर्नल सजीव मलिक, मेजर अनीस अनीस जॉर्ज, कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और कैप्टन डेनिया जेम्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ठीक है, 32 पदकों में 19 पदक गोल्ड है, 9 पदक सिल्वर है और 4 पदक जो है वो कांस्य पदक है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने 35 वर्ष से अधिक पुरुष में 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसे देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा करने की घोषणा की है? तो ये जो है बांग्लादेश, आपको मालूम होगा कि अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना जो है वो राष्ट्रपति बोल रहे हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना ये भारत के दौरे पे आई हुई थी। तो इस समय ये बहुत सारा चीज साइन किया गया है, उसी में ये मेडिकल ई वीजा भी है जो कि बांग्लादेश के नागरिकों को भारत प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो टका है। ठीक है, और मतलब आप बताएंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो ट्रेन चलता है उसका नाम क्या है? ठीक है, और युद्ध अभ्यास अगर बात करें तो बंगो सागर युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, मित्र शक्ति, चलिए, ये कौन से देश के बीच में युद्ध अभ्यास होता है मित्र शक्ति, ये आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ये मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है। भारत और बांग्लादेश ने रक्षा, डिजिटल साझेदारी, समुद्री सहयोग आदि पर 10 ऐसे हस्ताक्षर किए हैं। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा की सुविधा प्रदान किया है। ठीक है, चलिए, उसमें बहुत सारा चीज बातें हुई है, रेल लाइन, और यहाँ पे देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच छठा रेल रिंग जखौदा और अगरतला के बीच शुरू किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री सैटेलाइट से दोनों देशों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। बांग्लादेश के पीएम
शेख हसीना 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हाल ही में भारत एफडीआई प्रवाह के मामले में 2022 में 8वें स्थान से गिरकर 2023 में कितने स्थान पर आ गया है? तो 2023 में देखिए 2000 भारत जो है 2022 में एफडीआई प्राप्तकर्ता के मामले में 8वें स्थान पर था, 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 15वें स्थान पर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यहाँ पे अब थोड़ा सा घट गया है, 43% घट गया है। ठीक है। तो 28 बिलियन हो गया है। भारत दोनों प्रकार के एफडीआई, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं वित्त सौदे के मामले में शीर्ष 5 में बना रहा। और बाकी सारा चीज तो आपको बता दें कि यहाँ पे 10% बढ़ गया था 2022 में, 2023 में यहाँ पे बहुत सारा कम हो गया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और भारत एफडीआई प्रवाह में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो खाली इंडिया ही नहीं, ये सब देशों में भी एफडीआई का गिरावट दर्ज की गई है। ये यूएसए, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील, इंडिया, ये 2022 का डेटा है, ये याद रखिएगा। 2023 में यहाँ पे भारत जो है 15वें स्थान पर आ गया है। ठीक है। और इतना मिलियन डॉलर जो है वो बिलियन डॉलर का निवेश सारे को प्राप्त हुआ है, जबकि इंडिया को इतना ही हुआ है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। भारत ने बांग्लादेश, चीन, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ बैंकिंग उद्योग को समर्थन देने के लिए नीतियों को जारी किया है। ये सब सारा चीज दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच।